वेलकम टू कोर स्ट्रेंथ टीवी। मैं हूं आस्तिक। आज मैं जिनके साथ हूं, बॉडी बिल्डिंग में इवन हमारे स्टेट में नेशनली इंटरनेशनली ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फेम के नेशनल फेम के बॉडी बिल्डर्स को अपने इस जिम में, जिसका नाम बॉडी टेम्पल है, यहाँ क्रिएट किया है। बिल्कुल स्क्रैच से उनके ऊपर काम किया है। और ऐसे कई नाम होंगे जिनको आप जानते हैं, जैसे राहुल बिष्ट जी हो गए, यतिंदर सिंह हो गए और लेखराज गुरुम। इस तरह के कई नाम हैं, जैसे विक्रम सिंह जी हो गए, लोकेश चौधरी और कपिल गुज्जर जी। ये आप अगर सोशल मीडिया पे आप सिर्फ इनका नाम डाल के देखिए, किसी का भी, आपको समझ में आ जाएगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हैं उनके गुरु। और न जाने ऐसे कितने बॉडी बिल्डर्स हैं, कितने ऐसे एथलीट्स हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। 16 ईयर्स की एज में इन्होंने बॉडी टेम्पल जिम शुरू किया था, आज से 40 ईयर्स पहले, 40 साल पहले। और आज बॉडी टेम्पल नाम से कई जिम्स चल रहे हैं, और वो फ्रेंचाइजीज नहीं है। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ये एक्सक्लूसिव राइट दिया है कि आप बॉडी टेम्पल नाम यूज़ कर सकते हो। ना ये कोई उसकी रॉयल्टी लेते हैं, ना कोई पैसा लेते हैं। जो नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जज रह चुके हैं, कई जगहों पे गेस्ट ऑफ ऑनर रह चुके हैं। इनकी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है तेजस्वा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। बहुत कम ऐसी इंडियन कंपनीज़ हैं सप्लीमेंट मार्केट में जो रिलायबल हैं, और उनमें से अगर टॉप में एक दो नाम है कोई, तो उसमें सर की कंपनी का नाम आता है। आज तक सर इसको कभी बोल के प्रमोट नहीं करते, ना ऐसे कोई मार्केटिंग गिमिक्स यूज़ करते हैं। सर ने इसको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड सेल्स के थ्रू, जो लोग खुद मांगते हैं कि हाँ हमें चाहिए, उनको ये देते हैं। टॉप बॉडी बिल्डर्स इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सर वेलकम टू कोर स्ट्रेंथ टीवी। थैंक यू। आपकी जो सप्लीमेंट कंपनी है तेजस्वा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इसके बारे में मुझे पूछना है। आज तो इसका अपना मार्केट में एक स्पेस है, बिकॉज रेपुटेशन ऐसी है कि लोग खुद डिमांड करते हैं। आई हैव सीन कि आपने कभी भी इसको, क्या रीज़न है कि आपने इसको कभी भी एग्रेसिव मार्केटिंग करके मार्केट में पुश नहीं किया? बिकॉज मुझे ताज्जुब होता है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बाद भी, एंड मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, अभी भी नेशनल इंटरनेशनल एथलीट्स सर का सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। और मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद भी सर इसका इस तरीके का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते। मैं इसलिए क्यूरियस था कि इतने अच्छे रिजल्ट्स होने के बाद भी आप इसको इस तरह से मार्केट नहीं कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या रीज़न है उसका। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में सप्लीमेंट बनाने का आइडिया मुझे अपने स्टूडेंट्स को देख करके और मार्केट के सप्लीमेंट का उन पर असर देख करके आया था कि जो चीज़ एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए सप्लीमेंट के भीतर होनी चाहिए और जिस वक्त के लिए वो सप्लीमेंट बना है उसमें होनी चाहिए, वैसा नहीं था। अब एग्जांपल के लिए, जैसे पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, एक्सरसाइज करने के बाद पिया जाने वाला प्रोटीन है, तो उसके भीतर फ्री फॉर्म एमिनो एसिड्स BCAA यानी ब्रांच चेन एमिनो एसिड्स, ये मसल बिल्डिंग एमिनो एसिड है, यानी डायरेक्ट मसल फ्यूल। और जो L-ग्लूटामाइन है वो एंटी कैटाबोलिक एजेंट है, यानी एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर में कैटाबोलिक स्टेट आ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो मसल को फ्यूल देने से रोका जा सके, इसके लिए कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे ब्लड में आके मिल जाता है, जो कि मसल के रास्ते को बंद कर देता है। तो ऐसे में फ्री फॉर्म एमिनो एसिड्स BCAA और L-ग्लूटामाइन दिया जाता है, तो वो कैटाबोलिक स्टेट ख़त्म हो जाती है और मसल रिकवरी फास्ट हो जाती है। ऐसा नहीं था। वे प्रोटीन जो मार्केट में थे, वो उनमें बस वो प्योर वे प्रोटीन थे, तो लगता था कि ये तीनों चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें अगर एक साथ हो जाएं, तो ये दिमाग में रहता था। इसलिए सप्लीमेंट बनाने का आइडिया आया, मार्केटिंग करने के लिए नहीं, अपने स्टूडेंट को
कम बजट में और एक पैक में बहुत सारे डिब्बे ना खरीदने पड़े, एक ही पैक में वो सारी चीज़ें मिल जाएं, जिससे कि जो कि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत चाहिए। ऐसे ही एक्सरसाइज करने से पहले जो हमें ड्रिंक चाहिए उसमें हमें एनर्जी बूस्टर चाहिए, स्टेमिना बिल्डर चाहिए, एंडोरेंस बढ़ाने वाला एलिमेंट चाहिए, और एक क्विक फुर्ती के साथ एक्सरसाइज कर सकें, और एक जोश से भरने वाला एलिमेंट चाहिए। ये कई चीज़ें चाहिए होती हैं। जोश के साथ आदमी एक्सरसाइज करे, वेट उससे उठे, ज़्यादा देर तक उठे, ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर सके। वो सारे इफेक्ट अगर किसी एक ही प्रोडक्ट में हों तो वो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ उसमें मसल सेवर भी होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने के दौरान भी मसल टूटती हैं। उस समय फीड करने के लिए कुछ मसल सेवर होना चाहिए। तो वो भी कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलना मुश्किल होता था, और अगर मिलता भी था तो हमारी पहुंच से बहुत दूर था, क्योंकि देहरादून में वो सब सामान एक साथ उपलब्ध होना मुश्किल था। इसके लिए इस वजह से मेरे दिमाग में ये आया था कि हमें सप्लीमेंट खुद के तैयार करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने स्टूडेंट्स को देना है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, तो हम उनको मदद करते थे। महीने भर के लिए तुम्हें ये देंगे, तुम हमारे लिए ये करो, तैयारी अपनी करो। तो तुम एग्रेसिव मार्केटिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा मकसद भी नहीं था, अभी भी एग्रेसिव मार्केटिंग का मकसद नहीं है। अभी भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करना है। जो मेरे पास वर्कआउट डिज़ाइन करवाने के लिए आया है, जो मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए आया है, जो मेरे से डाइट शेड्यूल डिज़ाइन करवा रहा है, उसको 1 महीने के बाद वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर मेरे पास आते समय अभी 1 महीना पहले है। ऐसे ही उसको कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। तो वो मेरे दिमाग में शुरू से रहा है। इसलिए मार्केटिंग वगैरह की बात ध्यान में रख कर के तो ये सब प्रोडक्शन नहीं किया है, इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रख करके किया है। इसीलिए मेरी कोशिश रही है कि जो भी सप्लीमेंट हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और टेलर मेड हो। टेलर मेड का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अगर अपनी कोई पैंट खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो 32 नंबर की मिलेगी, 30 नंबर की मिलेगी। अब 30 नंबर, और मेरी कमर 31 है, मेरी कमर 31.5 है या 30.5 इंचेज है, तो पैंट में खरीदने की मेरी मजबूरी क्या होगी? अगर 30 इंच वाली कमर का लाता हूँ तो उसे खुलवाऊँगा, और 32 वाली लाता हूँ तो उसे छोटी करूँगा। और अगर मैं अब कपड़ा लेकर के टेलर के पास जाता हूँ और अपने कमर की नाप देता हूँ या पूरी नाप देता हूँ, तो वही पैंट बन करके आएगी जो मेरे शरीर को फिट हो। तो टेलर मेड का मतलब ये होता है, टेलर मेड का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो जिस मतलब से बनाया है, जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सरसाइज करने के बाद क्या चाहिए उनको, और एक्सरसाइज करने से पहले उनको क्या चाहिए, स्टेमिना, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, ये सब चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें उनमें, उन प्रोडक्ट्स में हो, ऐसे इंग्रेडिएंट हम उनमें डालें। और ऐसे इंग्रेडिएंट हम लोग ईमानदारी के साथ डालेंगे, उतने अमाउंट में डालेंगे जितना RDA अलाउ करता है, तो निश्चित तौर पर वो बेनिफिट मिल जाएगा। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठा अलग अलग स्पून से निकाल करके एक ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा। हमें एक ही पैक में वो सारी चीज़ें फोर्टिफाइड या ब्लेंडेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो ये सोच करके हम लोगों ने जो भी बनाया, ये सोच के बनाया। और जो भी अभी बच्चे लेते हैं हमसे, या हमारे स्टूडेंट जो भी बाहर से आते हैं वो लेते हैं, तो वो रिजल्ट की वजह से लेते हैं, और रिजल्ट की वजह से माउथ पब्लिसिटी होती है। किसी एक को फ़ायदा पहुंचता है तो वो दूसरे को बोलता है, दूसरा भी ट्राई करता है और उसको फ़ायदा होता है तो फिर वो तीसरे को बोलता है। तो ऐसे करके जो भी अभी आज नाम है, जितना भी सेल होता है या जितना भी लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो इस वजह से है। एग्रेसिव मार्केटिंग ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जब आपने शुरू किया, रिमेंबर इंटरनेशनल ब्रांड्स मार्केट में छा रखे थे, पूरा मार्केट उन्होंने कैप्चर किया था, और लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है। इंडियन ब्रांड्स आई थिंक गिने चुने थे, और लोग उनकी इंटीग्रिटी पे भी डाउट करते थे कि यार पता नहीं कैसा है, इसमें इसका सोर्स क्या होगा मटेरियल का। तो आपने ऐसे दौर में एक सप्लीमेंट कंपनी शुरू करी अपने स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आपको ऐसा फील हुआ कि
जो भी कुछ अवेलेबल है ये इनफ नहीं है। अगर मुझे इनकी फिजिक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मुझे इनकी फिजिक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन इन्हें प्रोवाइड कराना होगा। उस टाइम पे चैलेंजेस आपको क्या क्या फेस करने पड़े, बिकॉज आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा लैब या कोई पीछे ऐसा नहीं होगा कि साइंटिस्ट की R&D डिपार्टमेंट की या प्रोडक्शन की कोई पूरी सेटअप लगी है कि अचानक से आपने आज सोचा और कल आपके पास सेटअप था। तो चैलेंजेस क्या आए आपको उस समय पे? चैलेंजेस तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो सप्लीमेंट में होने चाहिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तब हमारे इंडियन मार्केट में नहीं थे। और 1977 से इंडियन मार्केट इंपोर्ट करने के लिए बंद था, बाहर से कोई सामान आ नहीं पाता था। 1984 के बाद वो मार्केट खुलना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो जब मार्केट खुला तो सबसे पहले इंपोर्टेड ब्रांड ही हमारे मार्केट में आए, इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल नहीं आया। रीडर्स के प्रोडक्ट आना शुरू हुए, ऑप्टिमम के आना शुरू हुए, यूनिवर्सल के आना शुरू हुए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आना शुरू हुए और उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, क्योंकि ये तो बंद इकोनॉमी थी। अब खुली है, खुलने के बाद वो ही आएंगे। वो आए और छा गए, और वो छा गए, हम लोगों ने भी उन्हीं सबको इस्तेमाल किया। हालांकि हमारी जेबों से बहुत ऊपर के थे, वो हमारी क्षमता से ज़्यादा महंगे थे, पर ज़रूरत पड़ने पर उनको लिया, इस्तेमाल किया। पर वही बात जो मैंने पहले कही कि प्रोटीन लेंगे तो वो सिर्फ वे प्रोटीन है, फिर हमें BCAA लेना पड़ेगा, फिर हमें L-ग्लूटामाइन लेना पड़ेगा। तो BCAA, वे प्रोटीन, L-ग्लूटामाइन, 3 चीज़ें खरीदेंगे तो कितना महंगा पड़ जाएगा। तो पर करते रहे, जिससे जो बन पड़ता था, जो खिलाड़ी जैसे कर सकता था, या हम जिस खिलाड़ी की मदद कर रहे हैं उसके लिए जो हमसे बन पड़ता था वो हम करते रहे। बाद में जब पता चला कि रॉ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, तो बरसों से मैगजीन्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ करके, पढ़ने का मुझे शुरू से शौक़ रहा है। बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज हो, प्रिंसिपल्स हो, चैम्पियंस की लाइफ स्टोरी हो, या फिर फूड और फूड के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये शुरू से मैं पढ़ने का शौकीन रहा हूँ। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में घुस गया था 16 साल की उम्र में, तो शरीर के लिए क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में जानने की उत्सुकता या मुमुक्षा या जो भी कहिए उसको बहुत ज़्यादा थी। तो जानना चाहता था कि कौन सा किस चीज़ में क्या इंग्रेडिएंट होता है और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, वो सब कुछ जानता था। वो चीज़ें अवेलेबल होना शुरू जब मार्केट में हुई, दिल्ली तक में वो जब आ गई, तब हमने अपने स्तर पर लोकली शुरू किया, घर से शुरू किया, और मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन में से ही विटामिन मिनरल्स वगैरह ले करके पहले मल्टीविटामिन का एक पैक तैयार करके देखा, खुद खा करके देखा है, अपने परिवार में खिला करके देखा, और उसको हमने पॉजिटिव पाया। तो फिर अपने स्टूडेंट्स पे ट्राई किया, ऐसे ही फैट बर्नर का एक फार्मूला बनाया, उसको भी ऐसे ही ट्राई किया, और फिर रॉ मटेरियल प्रिक्योरमेंट शुरू हुआ, फिर खरीदना शुरू किया, और फिर संसाधन जुटाने शुरू किए। और वो संसाधन जुटाने के लिए तो एक बड़ी लंबी कहानी है कि हम लोग कैसे कैसे करके पहले एम्प्टी कैप्सूल 1000 का पैक खरीद करके लाते थे, हाथ से कैप्सूल भरते थे, या फिर 1000 कैप्सूल हाथ से, हाँ हाथ से भरते थे, और फिर उसे पॉलीथीन के पाउच में पैक करते थे, फिर किसी को देते थे कि भाई ये 1 हफ्ते खा के देख और बता क्या होता है, या उसको बताते नहीं थे कि ये क्या है, और सिर्फ टाइम बताते थे इस समय खाना, बस। फिर 1 हफ्ते बाद पूछते थे कि ऐसा हुआ है क्या, तो अगर जैसा हमें अपेक्षा थी या जिस लिए हमने बनाया उस पर्पज़ के हिसाब से रिजल्ट दे रहा है, तो हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला मिलता था। अगर नहीं मिलता तो उसमें और सुधार करने के लिए फिर लग जाते थे। ऐसे प्रोटीन वगैरह जब बनाते थे तो 1 किलो का मटेरियल प्रिपेयर करके उसको 3 किलो के डिब्बे में गिरा करके फिर मिक्सचर तैयार करते थे, और प्लास्टिक के पाउच में उसको आधा किलो की पैकिंग तैयार करते थे। एंड इसमें मैन पावर नहीं थी, आप खुद ये काम कर रहे हैं। हाँ, छुट्टी के दिन वही करता था, जब फुर्सत मिलती थी वही करता। मतलब आप
यू आर वर्किंग और जॉब के साथ साथ आप ट्रेन भी कर रहे थे एथलीट्स को, नौकरी भी चल करता रहा था। था यहाँ, ट्रेनिंग बच्चों की अलग चल रही थी, एंड साथ में आपने सप्लीमेंट पे रिसर्च करना शुरू किया, उनका प्रोडक्शन शुरू किया और ट्रायल भी शुरू किया उसका लोगों का, और पॉजिटिव जैसे जैसे रिजल्ट्स मिले आप इम्प्रूवमेंट भी उसमें करते हाँ, हैं। करते हैं। और फिर जब काम कुछ शुरू होता है तो राह बनती चली जाती है। ऐसे ही फिर बहुत लोग ऐसे इस फील्ड के आए, रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले वेंडर आए, उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमको दी कि अमुक मशीनरी वहाँ पर मिलती है, वो वहाँ से आप लाइए। और जिन मशीनरी वालों के पास हम लोग गए उन्होंने सलाह दी कि ये चीज़ वहाँ मिलती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ऐसे करके रास्ते बनते गए और हम संसाधन जुटाते चले गए। उसमें हमारे करीबी सभी लोगों की बहुत मेहनत है, करीबी लोगों की बहुत मदद है, और जो परिवार के फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, उन लोगों ने मेरे पीछे बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत कष्ट झेले हैं। क्योंकि सुबह 3 बजे मेरा उठना, फिर जिम को भी देखना है, जिम में ट्रेनिंग भी देनी है, अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, फिर 8 बजे की ड्यूटी, नाश्ता करके ड्यूटी भी जाना है, और फिर छुट्टी के दिन सप्लीमेंट भी बनाना है और काम भी करने हैं। सप्लीमेंट बनाने के लिए अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना है, चलो वही कैप्सूल भरते हैं। और साथ में हम लोग इक्विपमेंट बनाने का भी काम करते थे, मशीनों की डिज़ाइनिंग भी करते थे, मशीनों को इम्प्रूव भी करते थे, वो सब के लिए भी। तो तब जोश इतना था, या करने के लिए मादा इतना था, या जुनून ऐसा था कि वो वक्त गुजर भी गया और हम लोग आगे कदम दर कदम आगे भी बढ़ गए। और आज जहाँ पर हैं वो उसी मेहनत का परिणाम और उसी आत्मविश्वास का परिणाम है, जिस आत्मविश्वास के दम पर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें की जो हिट एंड ट्राई जिसको कहते हैं। सो फ्लेवरिंग का आप बता रहे थे कुछ कि फ्लेवरिंग का आपने फर्स्ट टाइम जब शुरू किया, यार अब इसे फ्लेवर भी देना है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट टेस्ट। हाँ, प्रोडक्ट का ये था कि प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए ये तो मुझे पता था। हाँ। वो तो चलिए हम लोगों ने मेजरमेंट करके उसको डाल दिया, पर उसमें स्वाद भी तो होना चाहिए। बेस्वाद चीज़ तो खाई नहीं जाएगी, और बेस्वाद चीज़ को स्वादिष्ट बनाने के लिए फ्लेवरिंग करनी पड़ेगी, और फ्लेवर के संबंध में कोई चीज़ मुझे पता नहीं थी, और उसके बारे में पता चलती भी नहीं है आमतौर से। मैंने बहुत ज़्यादा इस फील्ड को देखा भी नहीं, तो सरसरी तौर पर या सतही तौर पर कुछ लोगों से, जो लोग फ्लेवर बेचते हैं, उन लोगों से पूछताछ की। और ये ज़रूर है कि चॉकलेट हमने खाई है तो उसका स्वाद पता है, आइसक्रीम हमने खाई है तो उसमें जो जो फ्लेवर आते हैं उसके स्वाद पता है, तो स्वाद का पता था। ये चीज़ें कहाँ मिलते हैं ये खोजा, तो ये पाया कि लिक्विड फॉर्म में कुछ फ्लेवर हमारे देहरादून में मिलते हैं जो बेकर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो वो कुछ फ्लेवर्स मैं ख़रीद करके लाया लिक्विड फॉर्म में, और उनको ग्लूकोज में डाल करके तैयार करने की कोशिश की। पहले ग्लूकोज में मिक्स किया, सारी रात उसको उसमें रखा, फिर अगले दिन धूप में सुखाने के लिए छत में रख दिया। ऐसे कई दिन सुखाने के बाद वो ड्राई पाउडर मिल पाता था। फिर हम उसको अपने प्रोटीन में या प्री वर्कआउट में डाल करके टेस्ट करते थे कि स्वाद आया कि नहीं, वही स्वाद आया कि नहीं आया। तो बहुत मुश्किलों से, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत सारे नुकसान के बाद, बहुत दिनों की मेहनत के बाद, हाँ, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा हाथ आ जाता था कि ये टेस्ट, ये स्वाद जचेगा इसमें। फिर उसको हम ट्रायल के लिए देते थे, लोगों को पसंद आता था तो हम मान लेते थे कि ये वाला फॉर्मूला इस फ्लेवर के लिए ठीक है। फ्लेवर तैयार करने के लिए मैं ग्लूकोज में लिक्विड फ्लेवर को मिला करके रात भर रखता था, और उसको फिर धूप में सुखा देता था। कई दिन सुखाने के बाद वो एक पाउडर तैयार हो जाता था फ्लेवर का। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं वैसे ही पाउडर छत में सुखा करके शहर चला गया, और जब लौट के आया तो उससे पहले बारिश हो गई। घर में आके देखा, छत में जाके देखा तो वो जो पॉलीथीन की शीट थी वो तो है, लेकिन उसमें रखा और सुखाया हुआ फ्लेवर है।
तो ऐसा हो जाता है, नफ़ा नुकसान इन सब का, जो जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद जो चीज़ें हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हम उस तक पहुंच जाते हैं। देन आपने फिर पैकेजिंग के लिए भी फिर अलग से स्ट्रगल किया इसकी? हाँ, पैकेजिंग पैकेजिंग के लिए वो तो जब हम जीरो से शुरू करते हैं तो सभी चीज़ों में स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम लोगों ने जीरो से शुरू किया था। पहले हम आधा किलो की पॉलीथीन में सप्लीमेंट को डालते थे, प्रोटीन पाउडर को, और रबर बैंड से उसका मुंह बंद करते थे और अपने एक स्टिकर चिपका करके उसका नाम चिपका करके स्टूडेंट को देते थे कि ये है और इतना खाना है। बाद में फिर हमारा कोई एक वेंडर आया, उसने कहा कि आप ऐसे रबर बैंड मत बांधो, इसको चिपकाने के लिए एक मशीन आती है, वो उसका इस्तेमाल करो। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही ला दो मशीन। वो मशीन ले आए और मैंने उसमें चिपकाना शुरू किया, तो वो अब रबर बैंड से चिपका रहे हैं। फिर बाद में ये हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से सप्लीमेंट बाहर ले जाने लगे, जो बाहर से मेरठ से या हरियाणा से या आगरा से या दिल्ली से एक्सरसाइज करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ आते थे, तो वो हमारे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे। वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करते थे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलने लगा। तो उन्होंने वो जब यहाँ से गए, एक्सरसाइज वगैरह जो भी सीखना था वो सीख करके, तो उसके बाद वहाँ भी खाना शुरू किया। जब वहाँ पाउच खोल करके खाते थे तो लोग उनकी मखौल उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे कि क्या खा रहे हो, इसमें क्या है, कुछ बता भी कि इसमें क्या है, आता है क्या मिक्स करके दे रखा है। तो उनको बड़ी शर्मिंदगी लगती थी, पर क्योंकि रिज़ल्ट अच्छा था इसलिए वो कह कुछ नहीं पाते थे। हमारे ऊपर ट्रस्ट था तो वो इस्तेमाल करते थे। पर जब मुझे पता चला कि ऐसी बात हो रही है, मुझे लगता भी था कि ये जब बाहर जा रहा है तो लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कहते होंगे। जो लोग इम्पोर्टेड डब्बा लेकर के आए हैं वो पाउच में खाने वाले को तो जलील करेंगे। तब फिर हमने सोचा कि हमको इन बच्चों की इज्जत के लिए और अपने प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के लिए लेबलिंग करनी चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए, और सेल टैक्स नंबर लेना चाहिए, सेल करना चाहिए। तब हमने प्रॉपर सेल करने के उद्देश्य से भी ये सब चीज़ें करनी शुरू की। तो लेबलिंग का काम भी शुरू किया। लेबल तैयार करने के लिए जो मानक हैं फूड डिपार्टमेंट के या आज की तारीख में FSSAI के, उन मानकों के हिसाब से फॉर्मूलों को रिवाइज़ किया और सारे टेबल्स वगैरह को तैयार किया, RDA के हिसाब से हर चीज़ को मेंशन किया और उसी हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल किया। तो लेबलिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा क्योंकि हम इस फील्ड के लोग तो हैं नहीं, पर फिर और दूसरे लेबल्स को देख करके और अपने कैलकुलेशन को, अपने फॉर्मूले को कैलकुलेशन करके जैसे भी हो सकता है, हम लोगों ने बिल्कुल FSSAI के नियमों के हिसाब से या फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के नियमों के हिसाब से न्यूट्रिशनल्स के लिए जो चाहिए उस नॉर्म्स के हिसाब से लेबल्स तैयार कर दिए। और फिर उसके लिए बॉक्सेस की ज़रूरत थी। बड़े पैमाने पर बॉक्सेस ही खरीदे जा सकते थे, कम बॉक्सेस मिलते भी नहीं थे, वो हमने दिल्ली से अरेंज किए। ऐसे फिर मशीनरी की ज़रूरत पड़ी, बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ी, फिर हमने मशीनें खरीदी। इससे पहले हमने खुद की बनाई मशीनों में ब्रांड मिक्सिंग का काम किया था, उसमें भी हमारे मित्रों ने बहुत मदद की थी। तो ऐसे धीरे धीरे करके कदम दर कदम हम लोग यहाँ पर पहुँचे। इनिशियल कैपेसिटी प्रोडक्शन की क्या थी, अगर आप बोलें तो कितना प्रोड्यूस कर रहे थे जब आप खुद इंडिविजुअली कर रहे थे सारी चीज़ें, और आज अगर आप देखें तो आप प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? जब मैं इंडिविजुअल कर रहा था तो एक दिन में 100 कैप्सूल बनते थे और 10 किलो प्रोटीन बनता था, क्योंकि हम लोग हाथ से करते थे और उतनी सफाई भी नहीं थी, क्योंकि मैनुअली कोई करेगा तो उतनी सफाई भी नहीं थी। बाद में जब हमने मशीन का सहारा लेना शुरू किया तो पहले हमारी कैपेसिटी बढ़ के 12.5 किलो का एक लॉट, और दिन भर में 10 लॉट होंगे तो 125 किलो। फिर बाद में 50 किलो का एक लॉट, और
दिन भर में 10 लॉट होंगे तो 500 किलो, और आज हमारे पास 200 किलो का एक लॉट की कैपेसिटी है, और कैप्सूल भरने की हमारी 6000 कैप्सूल पर डे भरने की कैपेसिटी है। तो इस तरह से हम लोग 100 कैप्सूल से 6000 में पहुँचे हैं। और 10 किलो प्रोटीन पर डे बनाते थे क्योंकि मैनुअली करते थे, और अब हम पहले हम 10 किलो से 125 किलो में आए, 125 किलो से 500 किलो में आए, अब हम 2000 किलो में आए। और ये तब है, मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये तब है, ये सिर्फ सेल इसलिए करते हैं ताकि जो ऐसे एथलीट्स हैं जो प्रोफेशनली तैयारी कर रहे हैं, कई को सर ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, वो सप्लीमेंट्स आज भी अपने स्टूडेंट्स के लिए बन रहे थे तो उन्हीं के लिए बन रहे हैं, बट जब किसी को सेल कर पाएंगे तभी किसी को खिला भी पाएंगे सप्लीमेंट इस तरह से। अदरवाइज जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की आज इससे कहीं ज़्यादा होता प्रोडक्शन, ये नंबर्स बहुत इंप्रेसिव है, बट ये इससे 10 टाइम्स और 20 टाइम्स और ज़्यादा हो सकता था, बट क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया गया है, एग्रेसिव मार्केटिंग करना उद्देश्य नहीं था, अपने स्टूडेंट्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट जो उन्होंने बताया टेलर मेड प्रोडक्ट होना चाहिए वो देने के लिए उन्होंने किया है। तो इसके लिए सर मैं कहूँगा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज भी कोई ऐसा है जो इस तरह करता है। अदरवाइज़ आप कहीं भी जाएंगे जो सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे हैं सारे यही चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा सेल कर सकें, बट फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि किसी का सेलिंग सेकेंडरी है, वो सिर्फ इसलिए है सो दैट जो मेरा प्राइमरी फोकस था, वो जो मेरा प्राइमरी काम था वो मैं कर सकूँ, अपने एथलीट्स को मैं अच्छी चीज़ दे सकूँ, उसके लिए मुझे सेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सर आपको आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं और शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, लोगों को लगता होगा आज देख के कि यार इट वॉज ईजी फॉर हिम, ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट मैं आपको बता सकूँ इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम एट दैट एज। इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में स्ट्रगल करना, हाथ से बढ़ना, फिर एक एक चीज़ पे रिसर्च करना, प्रॉपर ब्लेंड क्या है, एंड FSSAI का लाइसेंस लेना, आई थिंक वो अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल एंड प्रोसेस था। सो उसकी भी एक कहानी है, बट उसमें भी मतलब आप समझ सकते हो कि अगर पैकेजिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करना है, ट्रेन करना है, लोगों को अपना जॉब भी करना है, तो आप समझ सकते हो ही वॉज नो डिफरेंट देन एनी अदर मैन जो अपने बाकी काम कर रहा है। लेकिन लगन और मेहनत जो ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने कंसिस्टेंट रहे, उन्होंने छोड़ी नहीं। ही वॉज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जो वो अपने एथलीट्स को बता रहे थे कि तुम्हें करना है जिम में, वही वो लाइफ में कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गाइज, डोंट गिव अप, चाहे आप जो भी कर रहे हैं आप कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार मत मानिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ TV।